चलिए बढ़ते हैं अध्याय नंबर 5 की तरफ। चले हैरान मरीज ने पूछा, क्यों? मरीज केकसी, रावण और कुंभकर्ण धर्मशाला के अपने छोटे से कक्ष में वापस आ गए थे। रावण का स्वर शांत था। मुझे आशा थी कि यहाँ हमें कुंभकर्ण के लिए उपचार मिल पाएगा, मगर चिकित्सकों ने कहा है कि वो कुछ विशेष नहीं कर सकते, तो अब यहाँ पड़े रहने का कोई अर्थ नहीं है। मगर हम यहाँ केवल कुंभकर्ण का उपचार तलाशने तो नहीं आए थे। यह सुरक्षित स्थान है, कम से कम कुछ समय के लिए तो। मैं बस सुरक्षित नहीं रहना चाहता, मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ। यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। मरीज ने गहरी सांस भरी। वो अपनी उम्र से बड़े इस बालक से थोड़ा चिढ़ रहा था। रावण, तुम बस 9 वर्ष के हो, तुम बालक हो, तुम इसे सहज भाव से लो। और बड़ों को मैं बालक नहीं हूँ। रावण ने मरीज की बात काटते हुए दृढ़ता से कहा, मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा पुरुष हूँ, मेरे दायित्व हैं। मरीज ने बहुत कोशिश करके अपनी मुस्कुराहट दबाई। ठीक है महावरिष्ठ, मुझे बताइए, आपको वेदना से बेहतर कौन सा स्थान लगता है? या निस्वार्थ दान पुण्य की परंपरा है। तुम्हारी माँ और भाई मुफ्त भोजन और आवास पा सकते हैं, जो इस धर्मशाला में मिलता है। अगर हम कहीं और जाते हैं तो तुम इनका पालन पोषण कैसे करोगे? मैंने पूर्व के बड़े बंदरगाहों के बारे में पढ़ा है, जो बाली और मल्य जैसे देशों से व्यापार करते हैं। हम वहाँ जा सकते हैं, हम वहाँ काम कर सकते हैं। रावण, यह मत मानो कि तुम आसानी से पा। मैं तय कर चुका हूँ मामा। रावण ने कहा, मैंने माँ से भी बात कर ली है। प्रश्न यह है कि आप क्या करना चाहते हैं? मरीज ने आश्चर्य से अपनी बहन को देखा। उसे पता नहीं था कि वो पहले ही रावण की मांग के सामने हार मान चुकी हैं। केकसी के चेहरे पर असहायता और संप्रदाय के भाव थे। बहुत वर्ष बाद मरीज इसे अनेक संप्रणों के आरंभ के रूप में याद करेगा। वो पल जब रावण के साथ उसका संबंध बदल गया था। वो पल जब रावण छोटे से भांजे से उसका भावी स्वामी और अधिनायक बन गया था। ठीक है, उसने कहा, पूर्व की ओर चलते हैं। रावण और उसके परिवार को पूर्व में चिल्का झील के तट पर बसे एक छोटे से नगर में आए हुए 4 साल हो गए थे। दुनिया के विशालतम अनूपों में शामिल चिल्का एक विशाल अनूप है, जो भारत के पूर्वी तट पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। प्रचंड महानदी की कुछ बड़ी सहायक नदियाँ जैसे दया और लूना इस झील में आकर मिलती हैं। इनके अतिरिक्त 50 अन्य छोटी नदियाँ भी चिल्का में मिलती हैं। मानसून के दौरान भारी बारिशों से झील में और पानी भर जाता है। महानदी के दहाने के पास स्थित कलिंग राज्य में पहली बार आने वाले व्यक्ति को यह समझने के लिए क्षमा किया जा सकता है कि इसकी अथाह समृद्धि का कारण उपजाऊ धरती, मीठे पानी की बहुतायत और नियमित एवं प्रचुर वर्षा है। वास्तविकता में हालांकि कृषि निश्चय ही राज्य की संपत्ति का एक बड़ा स्रोत थी, मगर उसके छलकते कोष दूर पास के अन्य क्षेत्रों के साथ होने वाले श्रेष्ठ व्यापार का परिणाम थे। और इस व्यापार के केंद्र में थी चिल्का झील। इसके आकार प्रकार को देखते हुए चिल्का झील के तटों पर अनेक बंदरगाह बन गए थे। झील के गहरे प्रवाह का अर्थ था कि बड़े से बड़े समुद्री पोत भी आराम से उसमें आ सकते थे। झील के अनेक द्वीप, जिनमें से अधिकांश इसके समुद्र की ओर के रूख के निकट थे, छोटे पोतों के लिए छोटे बंदरगाहों का काम करते थे। इस तरह पोतों का भारी यातायात बढ़ जाता था। सबसे महत्वपूर्ण रूप से झील की पूर्वी सीमाएं, जो इसे पूर्वी समुद्र से अलग करती थी, रेतीले समतल मैदानों से युक्त थी। ये तूफानी समुद्र को चिल्का में घुसने से रोकने के लिए बांध का काम करते थे, जिससे झील पोतों के लिए शांत आश्रय बन जाती थी। इन रेतीले मैदानों के 2 मुख्य उत्तरी छोर पर चौड़ा और दक्षिणी छोर पर संकरा पोतों को झील में आने का रास्ता प्रदान करते थे। इसके अतिरिक्त चिल्का से महानदी के रास्ते दक्षिण कौशल राज्य तक जाया जा सकता था और फिर उत्तर में सप्त सिंधु की मुख्य भूमि तक की यात्रा भी की जा सकती थी। चिल्का सुरक्षित और निरापद बंदरगाह प्रदान करती थी और समृद्ध मुख्य देश में जाने के लिए आसान प्रवेश तैयार करती थी। किसी भी समय झील में छोटे बड़े से कम कुछ 100 पोत लंगर डाले खड़े होते थे और कुछ कम संख्या में स्थान मिलने की प्रतीक्षा में होते थे। पोतों से लगातार माल उतारा चढ़ाया जाता था। व्यापारियों को जोरदार ढंग से मोल भाव करते सुना जा सकता था, जबकि राजस्व
अधिकारी राज्य के प्रतिदेय करों को उगाने की कोशिश में लगे होते थे। नाविकों को नियमित रूप से अपने अवकाश के दिन मदिरा और स्त्रियों की खोज में तटों पर आते देखा जा सकता था। सराय मालिक और स्त्रियां अधिकाधिक नाविकों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश करते थे। इस बीच वह तैनात सैनिक अव्यवस्था के बीच व्यवस्था बनाए रखने में लगे रहते थे। चिल्का को व्यापारियों के बीच लोकप्रिय बनाने वाली बात यह थी कि भारत के अन्य भागों के विपरीत यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों पर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं थे। पिछले कुछ दशकों में सप्त सिंधु के अनेक हिस्सों में साधारण लोग के साथ साथ राज परिवार भी व्यापक स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार के कारण वेश्यों के वाणिक समुदाय के विरुद्ध हो गए थे। व्यापारिक गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। व्यापारियों को हर चरण पर अनुज्ञा पत्र लेने होते थे और इन्हें अवाणिक अधिकारियों से लेना होता था। और हुआ यह कि भ्रष्टाचार का अंत होना तो दूर, रिश्वत का नया तत्व वो भारी राशियों में इस प्रक्रिया में और जुड़ गया। उस पर तुर्रा यह है कि अपने अहंकार में अधिकारी यह भी नहीं मानते थे कि वो व्यापारियों में से रिश्वत वसूल करके कुछ अनुचित काम कर रहे हैं। वो इसे चोरों को दंड देने के तरीके के रूप में देखते थे। निस्संदेह कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि कुछ लोगों के अनुचित कामों के लिए एक पूरे समुदाय को दोषी ठहरा देना स्थिति को देखने का एक अत्यंत संकीर्ण दृष्टिकोण है। हर एक समाज को उद्यमी और व्यापारियों की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि बुद्धिजीवियों और योद्धाओं और शिल्पकारों की। और सामाजिक ढांचे में किसी एक वर्ग के साथ पक्षपात करने वाला असंतुलन समस्याएं उत्पन्न करता है। दुर्भाग्य से सप्त सिंधु के शासक वर्ग में बुद्धिमत्ता का अभाव था और व्यावहारिक समुदाय पर अत्याचार होते रहे। अंततः सारे सप्त सिंधु के व्यापारी लंका के धूर्त व्यापारी शासक कुबेर के नेतृत्व में एक हो गए। कुबेर ने सप्त सिंधु के सम्राट और उसके अधीनस्थ राज्यों के साथ एक सिंधु की जिसके द्वारा उसने उनकी सारी व्यापारिक गतिविधियों को अपने हाथ में ले लिया और साम्राज्य को लाभ का एक बड़ा भाग देने लगा। मगर इसने व्यापारियों का जीवन आसान करने के लिए कुछ नहीं किया। अपने लाभ को अधिकतम करने का कुबेर का तरीका उनके लाभांश को कम करना था और हुआ यह कि उसके साथ जुड़कर व्यापारियों की हालत कड़ाई से निकलकर अलाव में जा गिरने वाली हो गई थी। सप्त सिंधु का एकमात्र राज्य जिसने अब तक कुबेर के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया था वह था कलिंग। इसलिए जब देश के अधिकांश हिस्सों में व्यापार करना दुष्कर हो गया था तब चिल्का में यह बढ़ गया था। बंदरगाह कलिंग के राजा के नियंत्रण में था जो झील के उत्तर में 80 किलोमीटर दूर स्थित अपनी राजधानी कटक से शासन करता था। कटक का शाब्दिक अर्थ सैनिक छावनी या राज शिविर था जिससे कलिंगों के योद्धा अतीत की गूंज सुनाई देती थी। मगर अनेक सदियों बीतने के साथ वहाँ के लोग अहिंसक और शांतिप्रिय हो गए थे जिनकी रुचियाँ व्यापारिक और सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उद्यमों में निहित थी। इस बात ने भी कलिंग के राजाओं को राज्य के नियंत्रण के विवादग्रस्त मसले पर अपनी नीति में किसी सीमा तक उदारवादी बना दिया था। परिणाम स्वरूप अनेक वैसे परिवारों ने कलिंग में बसने और वहाँ अपना व्यापार जमाने का निर्णय लिया। मगर स्थितियां धीरे धीरे बदल रही थी। शेष देश का वैसे विरोधी माहौल कलिंग में भी सिर उठाने लगा था। हर कोई अयोध्या के शक्तिशाली राजा दशरथ का अनुग्रह पाना चाहता था जो कि सप्त सिंधु के सम्राट और अधिपति भी थे। और यह सबको पता था कि अयोध्या में वैसे विरोधी माहौल है। इसके अलावा कलिंग से कुछ ही दूरी पर महानदी के ऊपरी हिस्से में स्थित दक्षिण कौशल के शक्तिशाली राज्य ने विवाह संबंध के माध्यम से अयोध्या के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर लिया था। राजकुमारी कौशल्या सम्राट दशरथ की पहली पत्नी बनी थी। अपने शक्तिशाली संबंधियों के प्रभाव में आकर दक्षिण कौशल ने भी व्यापार पर कठोर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। अपने पड़ोसी राज्य में आए इस बदलाव को महसूस करके कलिंग ने भी अपना पुनर्गठन करना शुरू कर दिया। स्वच्छंद व्यापारियों को अनुशासित करने के लिए मेसोपोटामिया के नगर बेबीलोन के उत्तर पश्चिम में स्थित देश से एक नारी प्रशासक को चिल्का के प्रारंभ काल के रूप में लाया गया। किसी को उसका असली नाम नहीं पता था मगर उसने एक भारतीय नाम रख लिया था, करकरचहाउआउ यानी और जैसी बाहों वाला। शोचनीय ढंग से उसकी प्रशासनिक शैली भी उसके नाम की तरह ही घृणास्पद थी। मगर दूर अपनी राजधानी में बैठे कलिंग के राजा ने चिल्का के कामकाज चलाने का दायित्व ककरचबाऊ पर छोड़ दिया था। जल्दी कलिंग के व्यापारी भी उसी कर आतंक और अनगिनत विनियमनों से त्रस्त होने लगे जिनसे सप्त सिंधु के अन्य राज्यों में उनके साथी व्यापारी त्रस्त थे। अगर वो चिल्का में व्यापार नहीं कर सकते थे तो कहाँ कर सकते थे। हताश होकर कुछ ने तो व्यापार को सिरे से तिलांजलि देने का निर्णय ले लिया
मगर अधिकांश जी तोड़ कोशिश करते रहे क्योंकि उन्हें केवल इसी व्यवसाय का अनुभव था। मगर यह भावना जोर पकड़ रही थी कि उन्हें ककरचबाऊ के दमनकारी प्रतिबंधों से बचकर निकलने के रास्ते निकालने होंगे। तो फिर इसमें अधिक देर नहीं लगी कि सप्त सिंधु से तस्करी का माल बाहरी दुनिया में पहुंचने लगा था। ऐसी बहुत कम वस्तुएं थी जो भारतीयों को विदेशी से चाहिए होती थी क्योंकि उनके पास जीवन यापन के लिए घरेलू उत्पाद ही बहुतायत में थे। अगर कोई वस्तु तस्करी करके लाई भी जाती थी तो आवश्यक अनुज्ञा पत्रों के अभाव में उसे सप्त सिंधु के किसी भी राज्य में जब्त किया जा सकता था। इसलिए समझा जा सकता है कि तस्करी के व्यापार का रुझान निर्यात की ओर अधिक था। सप्त सिंधु में ऐसी अनेक वस्तुओं का उत्पादन होता था जिनकी दुनिया में मांग थी। भारी निर्यात शुल्कों से बचने और अच्छा लाभ कमाने के लिए उनकी तस्करी करना सुविधाजनक तरीका हो गया था। समय के साथ 3 स्तरीय तस्करी प्रणाली विकसित हो गई थी। पहले स्तर में निर्मित उत्पादों को सप्त सिंधु के विभिन्न राज्यों से चिल्का तक लाना होता था। यह तुलनात्मक रूप से सरल था क्योंकि इनमें से अधिकांश वस्तुओं को आसानी से वैध निर्यातों के साथ मिलाया जा सकता था। इस स्तर में जोखिम भी सबसे कम था और लाभ भी सबसे कम था। दूसरे स्तर के परिचालक ककरचबाऊ की कर नौकाओं के बीच से भागकर नजरों में आए बिना या राजस्व अधिकारियों को रिश्वत देकर समुद्र में जाने के लिए छोटी कटर नावों का प्रयोग करते थे। तीसरा स्तर पूर्वी समुद्र में काम करता था जहां चिल्का से अनेक समुद्री मील दूर लंगर डाले और बंदरगाह में जाने की प्रतीक्षा करते अनेक दूसरे पोतों के बीच छिपे बड़े समुद्री पोत कटर नावों से माल उठाते और दूर देशों की ओर चले जाते। तो दूसरा स्तर स्पष्ट रूप से इस अभियान का सबसे जोखिम भरा हिस्सा था, मगर फिर भी चूंकि यह मुख्य छोटी नावों में युवा तस्करों के द्वारा किया जाता था जो कि आजीविका कमाने के लिए हताश होते थे, इसलिए लाभ का बड़ा हिस्सा तीसरे स्तर वाले ले जाते थे। बड़े समुद्री पोतों के मालिक वो एक को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके दाम बहुत कम करवा लेते थे, जबकि स्वयं अरब, मलय या कंबोडिया जैसे विदेशी बाजारों में पूरा और वैध शुल्क दत्ता मूल्य वसूलते थे। पहले पल यहाँ आने पर रावण और मरीच ने गोदी श्रमिकों का काम हाथ में लिया। कुछ समय उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की, मगर अनंतः सामने आने वाले अवसरों से प्रोत्साहित होकर रावण ने एक छोटी कटर नौका किराए पर ले ली और दूसरे स्तर की तस्करी करने लगा। जल्दी चतुर लड़के और प्रतिभाशाली नाविक के रूप में उसने नाम कमा ही लिया जो कि जोखिम लेने और विपरीत से विपरीत स्थितियों में भी माल पहुंचाने के लिए तैयार रहना था। इसलिए उस समय कोई हैरानी नहीं हुई जब तीसरे स्तर में मारी अंकपन नाम के एक तस्कर ने उससे संपर्क किया। आमतौर पर तीसरे स्तर के तस्कर भारी लाभ कमाने वाले सक्षम समुद्री मल्लाह होते हैं, मगर अंकपन उस श्रेणी में कुछ अनुपयुक्त सा था। वो तीसरे स्तर के सबसे कम लाभप्रद अभियानों में था। वो अपने दल को देर से या बिल्कुल भी पैसा न देने के लिए कुख्यात था। बात इस हद तक पहुंच गई थी कि लोग उसके साथ काम करने से स्पष्ट मना कर देते थे, मगर उसके पास एक बड़ा लाभ था, उसका अपना पोत। बहुत बड़ा, इतना बड़ा जो बड़े समुद्रों में यात्रा करने में सक्षम था। दूसरे स्तर के किसी तस्कर के लिए लाभकारी तीसरे स्तर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था किसी समुद्री पोत का स्वामी बनना या उस पर काम करना। यह जानते हुए रावण अंकपन से मिलने के लिए तैयार हो गया था। अगले दिन रावण और मरीच अपनी कट्टर नौका लेकर अपने 5 दुर्दांत साथियों के नियमित दल के साथ चिल्का के दक्षिण में एक गुप्त अनूप की ओर चल दिए गए जहां अंकपन का घर था। रावण ने अपने दल को आदेश दिया कि नाव को अंकपन की पोत के पास ले लिया जाए जो कि तट से कुछ दूरी पर लंगर डाले खड़ा है। वरुण देव की सौगंध, मरीच ने जल और समुद्र देवता का आह्वान करते हुए आश्चर्य से कहा, क्या यह अंकपन अपने पोत की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करता है? पोतों का वर्गीकरण करने का एक तरीका उसके मस्तूलों की संख्या होती थी। चिल्का में आने वाले अधिकांश समुद्री पोतों में 3 मस्तूल होते थे। अंकपन के पोत में भी थे, मगर पोत की दुर्दशा एकदम स्पष्ट थी। पालों के साथ ही रस्से भी घिसे हुए और हवा को प्रभावी रूप से खींचने में अक्षम दिख रहे थे। वास्तव में हवा की अचानक आने वाले थपेड़ों से होने वाली हानि को रोकने के लिए पालों को उतारा तक नहीं गया था, जो कि उस क्षेत्र में बहुत आम थे। साफ दिख रहा था मस्तूलों को लकड़ी के नए काम की आवश्यकता थी। मुख्य मस्तूल के शिखर पर मौजूद निगरानी चौकी के अधिकांश पट्टले लापता थे। पोत के पेटे के राल को
जो पोत को जलरोधी रखने और रिसाव रोकने के लिए अहम होता है, दोबारा लगाए जाने की जरूरत थी। मुझे लगता था कि अंकपन का पोत अपनी गति के लिए मशहूर है। रावण भी उतना ही हैरान था। मुझे भी मरीज ने कहा, तुम्हें विश्वास है कि तुम इस आदमी के साथ काम करना चाहते हो? विचारों में डूबा रावण पोत को देखता रहा। फिर अचानक उसने अपना अंग वस्त्र एक और फेंक दिया। यही रहना। क्या कर रहे हो तुम? मरीज ने पूछा। वो अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही रावण पानी में उतर गया था और पोत की ओर तैर रहा था। उसके निकट पहुंचकर वो रुका और सावधानी से पेटे को जांचते हुए उसके साथ साथ तैरने लगा। फिर उसने पानी के नीचे देखने के लिए गोता लगाया। वापस ऊपर आकर वो पोत की लंबाई के साथ तैरा। इस बार वो केवल उसे देख नहीं रहा था बल्कि अपनी उंगलियों से छूकर भी देख रहा था। कुछ पल बाद वो पानी में गायब हो जाता और फिर सांस लेने के लिए ऊपर आता और फिर से वापस अंदर चला जाता। मरीज के आदेशानुसार कटर नौका पीछे पीछे रावण के साथ पोत के चारों ओर घूम रही थी। जब रावण अंतिम रूप से सतह पर आया और वापस नाव पर सवार हुआ तो मरीच ने उसे प्रश्न भरी निगाहों से देखा। इस पोत में कुछ विचित्र सी बात है, रावण ने कहा। क्या? न कोई सेवाला, न कोई दीमका, न कोई समुद्री कीड़ा। पेटा ऐसा चीखना है जैसे उस दिन का रहा होगा जब इसे बनाया गया था। जैसे परिदूषण इतनी ही पुरानी विपत्ति है जितना पुराना सब नौकायन है। पोतों का लकड़ी का आधार शिवालों व अन्य समुद्री जीवों को प्रजनन स्थल प्रदान करता है। वो गीली सतह से चिपक जाते हैं और सहस्त्र गुणा बढ़ते हुए पानी के अंदर स्थित पेटे के अधिकांश भाग पर छा जाते हैं। कुछ पोत तो इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं कि जलीय रेखा के नीचे उनकी लकड़ी की सतह को देखना भी असंभव हो जाता है। समुद्री जीवों का ये उबड़ खाबड़ जमावड़ा पोतों की गति को भयंकर रूप से कम कर रहा देता है। एक और संकट समुद्री कीड़े लग जाना था, जो एक प्रकार की हाथ भर लंबी हो जाने वाली सीप थी। ये जीत लकड़ी के पेट में छेद कर देते थे और जिनसे धीमी मगर भारी सती होती थी। यही कारण था कि इनको समुद्री दिमक भी कहा जाता है। रावण ने कभी भी कोई ऐसा समुद्र पोत नहीं देखा था जिसका पेटा इन जीवों से संक्रमित न हो, मगर अंगपन का पोत विचित्र रूप से उनसे मुक्त था। रावण जानता था कि पेटे को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका तो पोत को सूख की गोदी पर ले जाना था, जहां उससे सूख के चबूतरे पर रखा जाता था, और ताकि श्रमिक समुद्र जीवों को खूरच कर हटा दे और लकड़ी की मरम्मत कर दे या उसे बदल दे। मगर तस्करों के लिए सूखी गोदी पर पहुंच पाना असंभव था, तो वो अक्सर पोतों को टेढ़ा किया करते थे। अनिवार्यतः जवार के समय उसे समुद्र तट पर ले जाकर उसे एक करवट से लिटा दिया जाता था। इससे पेटा पानी के ऊपर आ जाता था, जिससे उसकी सफाई की जा सकती थी, पुरानी लकड़ी की मरम्मत की जा सकती या उसे बदला जा सकता था। मानो संकेत समझाकर मरीच बोल उठा, हो सकता है उन्होंने पोत को लिटाकर पेटे को साफ किया हो। रावण ने सिर हिलाया। मामा, अगर अंकपन में इतनी समझ भी नहीं है कि दुर्घटनावश होने वाली सती को रोकने के लिए पालों को बांध दें, तो आपको लगता है कि उसने पोतों को लिटाकर साफ करवाने का झमेला या वह उठाना होगा? मरीच ने हामी भरी ठोस तरक है। रावण ने अपने सामने मौजूद तथ्यों पर सोचा। जैव परिदूषण के बिना अंकपन का पोत दूसरे पोतों से लगभग दोगुनी गति से यात्रा कर सकता था। यह एक बड़ा प्रतिष्ठात्मक लाभ था। उसने इरादा कर लिया था। मैं तुम सबको वेतन तो नहीं दे सकता, अंकपन ने कहा, किंतु हम जो लाभ कमाएंगे उसमें से तुम्हें एक छोटा हिस्सा दे सकता हूँ। रावण मरीज ने अपने छोटे से दल को कुछ दूर सुनाई देने की सीमा के बाहर छोड़ दिया था। इससे मोल तोल करने में आसानी रहती। तीनों पुरुष लकड़ी की कुर्सियों पर एक बेहतरी पड़े उपवन में बैठे थे, जिसने निश्चय ही कभी बेहतर दिन देखे थे। उससे अहाते में अंकपन का विशाल जीर्ण शीर्ण होता भवन था। घर समुद्र तट से बहुत दूर नहीं था, इसलिए जहाँ वो बैठे थे वहाँ से अंकपन का पोत साफ दिख रहा था। जैसे ही मरीज ने अंकपन का प्रस्ताव सुना, उसने सवालिया ढंग से रावण को देखा, इस प्रत्याशा में कि उसका भांजा इस वाहित प्रस्ताव को नकार देगा, मगर रावण मौन रहा। उसने भाव अबोध्य थे। औसत लंबाई के पतले दुबले अंकपन ने असहजता से पहलू बदला। उसने अपने माथे को छुआ और
अनजाने में उस पर लंबे काले तिलक को पोंछ दिया। अनंतर उसने चुप्पी तोड़ी। देखो, उसने कहा, हम निर्वाह व्यय का तो कुछ प्रबंध कर सकते हैं, किंतु एक खुद स्त्री। स्वर ने उसकी बात काट दी। यहाँ क्या हो रहा है भला? उन्होंने पलट कर देखा कि एक लंबी तीखे नयन नक्श वाली औरत उनकी ओर चली आ रही है। क्या तुम फिर से नाविक दल रखने की कोशिश कर रहे हो, अंकपन? उस स्त्री ने पूछा। उसकी खींच स्पष्ट थी। अंकपन प्रत्यक्ष रूप से घबरा गया। धनार्जन के लिए हमें कुछ व्यापार तो करना ही होगा प्रीतम। ये लोग व्यापार, तुम्हें पता भी नहीं है कि व्यापार किया कैसे जाता है। तुम बस घाटा ही उठाते हो। मैं तुम्हें अब कोई पैसा नहीं देने वाली। मैं अब अपने आभूषण नहीं बेचूंगी। इस अभिशप्त पोत को बस बेच दो। नहीं मगर, तुम मूर्ख हो। वो और चिल्लाई। अगर तुम यह समझ लो और अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा, मगर हमें आवश्यकता कोई अगर मगर नहीं। बस उस अभिशप्त पोत को बेच दो। मैं तो करकच्च बाहू के साथ जा सकती थी, तुम ये जानते हो। वो तो मुझसे रुचि ले रहा था। मैंने ही चिल्ला के प्रांतकाल के सने को ठुकरा दिया और तुम्हारे साथ फंस गई। मगर तुम्हारी मूर्खताएं मैं बहुत सहन कर चुकी हूँ। उस पोत को बस बेच दो। अंकपन शर्मिंदगी से दूसरी ओर देखने लगा, मगर उसके मौन ने उसकी खुद पत्नी को शायद और भड़का दिया था। उसका सुर पहले से अधिक आक्रामक हो गया था। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम जानते हो कि मैं सच बोल रही हूँ, है ना? निसंदेह। अंकपन ने झूठी मुस्कान बिखेरी। मैं कुछ और कैसे सोच सकता हूँ प्रियतमा? उस औरत ने अपना सिर हिलाया, तीखी निगाहों से रावण और मरीच को देखा और फिर मुड़कर पांव पटकती चली गई। अंकपन अपनी जाती हुई पत्नी की पीठ तकता रहा। उसके चेहरे पर गहन घृणा फैली हुई थी। फिर आगंतुकों की मौजूदगी का ध्यान करते हुए उसने स्वयं पर नियंत्रण किया। उसने गला खकारा और चेहरे पर सीन से मुस्कुराहट लिए मरीच की ओर मुड़ा। अब शर्मिंदगी से दूसरी ओर देखने की बारी मरीच की थी, मगर रावण इस सबसे अप्रभावित था। तो हम ऐसा करेंगे, उसने कहा, मानो कोई व्यवधान पड़ा ही न हो। हम पोत को लेंगे, अपनी लागत पर इसकी मरम्मत करेंगे और इसे चलाना शुरू कर देंगे। तुम हमारे साथ आना चाहो तो तुम्हारा स्वागत है और लाभ को बांट लिया जाएगा 90-10 के औसत से। अंकपन खिल गया। 90 तो ठीक मालूम देता है। रावण ने शिथिल उदासीनता से अंकपन को घूरा। 90 मेरे लिए, 10 तुम्हारे लिए। क्या मगर यह मेरा पोत है। रावण खड़ा हो गया। और यह यहाँ पड़ा सड़ता रह सकता है। सुनो, मुझे नहीं, और तुम्हारी खातिर हम तुम्हारी पत्नी को भी संभाल लेंगे। मरीच तक ने सहमत कर रावण को देखा, जो पिछले कुछ वर्षों में अपने 13 वर्षीय भांजे के निर्मम तौर तरीकों का आदी हो चुका था। अंकपन ने घबरा कर उस दिशा में देखा जिधर उसकी पत्नी गई थी, और फिर रावण को देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वो करूँगा जिसके बारे में तुम सोच तक से डर रहे हो। अंकपन ने थूक गटका, मगर उसकी भाव भंगिमा से यह स्पष्ट था कि इसमें उसकी दिलचस्पी थी। यह सौदा हो गया, रावण ने दृढ़ता से कहा। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है और जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।